सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप ऐसा समझिए कि अब तक धातु अध्याय में आपको मैंने रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि मज्जा धातु, सभी धातुओं की अग्नि तेज करने के लिए बताया। फिर मैंने बताया इन धातुओं की अग्नि को मंद करना है। क्यों करना है? क्योंकि धातु की वृद्धि करना है। तो सबसे पहला कार्य किस धातु पे होना चाहिए, या आप ऐसा समझिए कि सबसे पहला कार्य किस अग्नि पे होना चाहिए। तो सबसे पहला अग्नि तो जठर अग्नि है। तो सबसे पहला कार्य जठर अग्नि के ऊपर करना चाहिए। तो जठर अग्नि क्या होती है? दो प्रकार के जठर अग्नि माने इनबैलेंस जब होती है तो जठर अग्नि तेज हो जाता है। तो ज़्यादा जठर अग्नि तेज हो जाता है। अग्नि के तेज होने से, तेज महाभूत के बढ़ने से सब धातुओं का क्षय होता है। रस का क्षय होता है तो रस धातु का क्षय होता है, रक्त धातु का क्षय होता है, मांस धातु का क्षय होता है, आगे सभी मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु का क्षय होता है अग्नि तेज होने से, जो आपके दुबले पतले व्यक्ति में मिलता है। एक होता अग्नि मंद हो गया। तो कौन सी अग्नि? पहली ही अग्नि जिसका नाम है जठर अग्नि। तो जठर अग्नि ही मंद हो जाता है तो सभी धातुओं की वृद्धि हो जाता है, रस, रक्त, मांस। तो आदमी मोटापा जन्य, जिसको हम कहते हैं संतर्पण जन्य व्याधि उत्पन्न होता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब अग्नि मंद हो जाए तो जठर अग्नि की पहली बात करते हैं। तो जठर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी धातु की अग्नि मंद हो गई है तो सबसे पहले हमें जठर अग्नि को ही बढ़ाना है। तो जठर अग्नि बढ़ेगा तभी जो है आगे रस अग्नि बढ़ेगा, रक्त अग्नि बढ़ेगा, मांस अग्नि बढ़ेगा, मेद अग्नि बढ़ेगा, तभी मांस और मेद धातु कम होगा, तभी जो है संतर्पण जन्य व्याधि जो है ठीक होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही प्रभावशाली औषधि कल्प के बारे में बताया था, मुस्तापाचक। मुस्तापाचक क्या है? ये तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है और ये जठर अग्नि के ऊपर कार्य करता है। जठर अग्नि के ऊपर कार्य करता है, जठर अग्नि को तेज करता है। तब क्या है? अच्छा रस बनाता है, अच्छा रस बनाता है, विकृत रस नहीं बनाता है। तो रस अच्छा बनाता है तो रस धातु अच्छा बनता है, प्रमाण में बनता है, रक्त धातु बनता है, मांस धातु अच्छा बनता है, प्रमाण में बनता है, और जो है धातु वृद्धि किया हुआ सभी धातुओं का पाचन होता है। तो सबसे पहला धातु अग्नि मंद में तो पहले मुस्तापाचक चलाना है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा पाचक देना होता है। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि धातु ही क्षय हो गया है, रस धातु क्षय हो गया है, रक्त धातु क्षय हो गया है, मांस धातु क्षय हो गया है, अस्थि मज्जा शुक्र धातु क्षय हो गया। तब क्या करें? इसका मतलब है धातुवा अग्नि तेज होने से, तेज महाभूत बढ़ने से धातुओं का क्षय हो गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जीवन राज जैसे कल्प लो, जिसमें क्या है कि आपको विद्रुम किट, ये परवाल और मंडूर भस्म, विद्रुम किट, ठीक है। फिर सतताल बताया, मेदादि घृत, घृत आदि, सतावर आदि घृत, फिर अस्थि मज्जा के लिए मृग श्रृंग भस्म जैसे, ये सब अग्नि मंद कर रहा है, धातुओं की बैलेंस कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हम रस धातु को बढ़ाना शुरू करें? तो रस धातु तो बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें रस बढ़ाना पड़ेगा। रस क्या है, रस धातु क्या है, आपको डिफरेंस तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि रस दो प्रकार के होता है, अस्थायी रस और पोषक रस। तो पोषक रस जब अधिक होगा तभी अस्थायी रस भी बढ़ेगा, यानी कि रस धातु। तो रस धातु बढ़ाना है, रक्त धातु बढ़ाना है, तो पहले पोषक रस बढ़ाना पड़ेगा, रस बनाना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए गुड़ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो है 1 एकड़ में गन्ना है और इसे हमारे 2 कुंटल, मतलब क्या है कि मतलब 1 एकड़ गन्ना है, इसे 2 कुंटल जो है गुड़ बने। तो गुड़ तभी ज़्यादा बनेगा जब आपके गन्ने में रस ज़्यादा होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि पहले रस अधिक बने, है ना। तो गन्ने में अधिक रस होने थे। इसी प्रकार से अपने शरीर में सब धातु बने, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा धातु ज़्यादा बने, कम है इसलिए ज़्यादा बने। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा कि रस अच्छा हो, पहले रस परमाण में हो। रस अच्छा रहेगा तो रस धातु ज़्यादा परमाण में रहेगा, तो रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि मज्जा, शुक्र धातु परमाण में रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें रस धातु की वृद्धि करने के लिए जठर अग्नि को मंद करना पड़ेगा, जो तीक्ष्ण है। तो इसके लिए आज हम एक कल्प के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है स्वर्ण प्रभा।
और यह क्या क्लासिकल मेडिसिन है? तो जी हाँ, बिल्कुल सब क्लासिकल ही समझ लीजिए, कुछ भी शास्त्रों में से बाहर नहीं है। तो यह कैसा योग है? मैं इस योग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। जिस प्रकार से मुष्टापाचक भी मोटा व्यक्ति देखता हूँ यहीं से शुरू करता हूँ, जठर अग्नि को तेज करने से। पतला व्यक्ति देखता हूँ तो स्वर्ण प्रभा। तो स्वर्ण प्रभा कल्प ये कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरी डिटेल, इसकी उपयुक्तता, विशेषता, ये सब देखने वाले हैं। निर्माण विधि के बारे में भी बताने वाला हूँ, और इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए कि बात के 80 रोग और पित्त के 40 रोगों को ठीक करने में ये इसका मतलब कि उपयोग है। तो 120 व्याधियों को ये ठीक करने में उपयोग इसका किया जाता है, स्वर्ण प्रभा का। ठीक है, इसमें 3 घटक द्रव्य मैं प्रयोग करता हूँ। तो रोगी को देख लेता हूँ क्या कि कंडीशन क्या है। थोड़ी बहुत समस्या है तो ठीक है, ज़्यादा गंभीर समस्या है तो और ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, है ना। तो छोटे मोटे समस्या के लिए छोटे मोटे मतलब रहता है औषधि, अच्छा ही रहता है सब, लेकिन इसमें 2 विशेष रूप से चीज़ मैं बताऊँगा बनाने की विधि में। तो निर्माण विधि के बारे में भी बताएंगे। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्वर्ण प्रभा की विशेषता, स्वर्ण प्रभा की उपयोगिता। तो एक लाइन में आप ऐसा समझ लीजिए कि जठर अग्नि को ठीक कर पोषक रस की वृद्धि करता है जी। पोषक रस की वृद्धि यानी कि रक्त की कमी है उसमें आप दे सकते हैं, मांस की कमी है उसमें दे सकते हैं, शुक्र की कमी है उसमें दे सकते हैं। कमी क्यों है? क्योंकि पोषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जठर अग्नि तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण होने से आपका जूस है, जो रस है, रक्त है, सब जल जा रहा है, भस्म हो जा रहा है, उसका कोई काम नहीं बन पा रहा। तो स्वर्ण प्रभाराज कैसा है जी? तो जठर अग्नि को ठीक कर पोषक रस की वृद्धि करता है। पोषक रस की वृद्धि होगी तो सभी धातुओं की वृद्धि होगी। तो इसकी विशेषता या उपयुक्तता इस प्रकार से है कि कोई भी धातु बढ़ाना है तो इसका सिद्धांत यही है कि मधुर और पृथ्वी आपमाभूत प्रधान कल्प। तो स्वर्ण प्रभा भी ऐसा एक कल्प है जो क्या है, मधुर है और थोड़ा कसाय है। ठीक है, तो यह जो है तिक्त भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मधुर बहुत है, मधुर रस प्रधान है। मधुर होने से पृथ्वी और आपमाभूत प्रधान है ये, तभी जो है जो तेज अग्नियां है मंद होगी। इस कारण से यह अम्लधर्मी औषधि है, अम्लधर्मी औषधि है, यानी कि ये जो है अपतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी है। संतर्पण में बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी का बीपी लो भी है तो आप ये दे सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत प्रधान है, आप महाभूत प्रधान है। चाहे रक्त की कमी के वजह से हो, चाहे उसका जो ब्लड वेसल्स है उसके विकृति के कारण जो भी है, पृथ्वी महाभूत बढ़ गया या घट गया तो उसके वजह से हो, है ना। तो दोनों में उपयोगी है, मतलब बीपी लो में उपयोगी ही रहेगा। यह अम्लधर्मी उपयोगी है, अपतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी है, दुबले पतले व्यक्ति के लिए विशेष उपयोगी है, और दुबले पतलापन के कारण जो भी व्याधियां हुआ है वो सब में उपयोगी रहेगा एक ही कल्प, और यहीं से शुरू करना है। तो 120 बीमारियों में उपयोगी है जी। तीक्ष्ण जठर अग्नि को कम करता है, जो बहुत ज़्यादा अग्नियाँ तेज हो गई है तो क्या होता है, धातु का क्षय हो जाता है अग्नि तेज होने से। सिद्धांत तो यही बताया मैंने। तो तीक्ष्ण जठर अग्नि को कम करता है, रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि करता है। जब अग्नि मंद होता है तो अग्नि मंद होने से धातुओं की वृद्धि होगा। भागवत के अनुसार सभी शास्त्र में यही बताया गया, धातु की अग्नि को मंद करना है। मंद होने से रस आदि धातुओं की वृद्धि होता है। और क्या गुण है इसका? तो पित्त शामक है, अष्टंभक है और रक्त प्रसादक है। 3 ये प्रमुख कार्य है। पित्त शामक है, मैंने पहले ही बताया था कि ये पित्त के उष्ण गुण को भी ठीक करता है, तीक्ष्ण गुण को भी ठीक करता है। आए ना कि तीक्ष्ण जठर अग्नि को कम करता है, तो ये पित्त शामक है जी। पित्त के 40 बीमारी में काम आ सकता है। द्रव गुण भी बढ़ गया हो उसे भी ठीक करेगा, यानी कि प्रमेह जैसे कंडीशन में भी लाभदायक है ये। तो पित्त शामक है, रक्त स्तंभक है, यानी कि रक्त पित्त में भी उपयोगी है। मान लीजिए कि किसी भी पार्ट से, नाक से, मुख से, कान से, है ना, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से, कहीं से भी रक्त निकल रहा है तो इसे रोकेगा। क्यों? क्योंकि यह स्तंभक भी है और यह कसाय कल्प है, स्तंभन करेगा। मधुर रस प्रधान है, कसाय है, इस कारण से पृथ्वी और वायु महाभूत है, तो ये अच्छा करता है जी। तो पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और भी देखिए किस किस में मतलब रक्त कहीं से
है ना। तो इसलिए क्या है कि मैंने लिखा है, देखिए आया है, अम्ल पित्त एवं रक्त पित्त को ठीक करता है, बिल्कुल ठीक करता है। प्रथम औषधि है जी अम्ल पित्त की, या कहिए कि विशेष रूप से रक्त पित्त में तो बहुत उपयोग में करता हूँ, यही हमारा होता है। 2024 में जब क्या है कि बहुत ज़्यादा उष्णता तीक्ष्णता थी, या वर्षा ऋतु शरद ऋतु था, तो बहुत सारे रोगी हमारे यहाँ आए रक्त पित्त की, तो हमने यही दिया, इसी से हमने ठीक किया। रक्त पित्त की अच्छी दवाई है स्वर्ण प्रभा। इसमें केवल स्वर्ण भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसमें स्वर्ण प्रभा दिया है। ठीक है, इसके बताएंगे ये सब के बारे में, क्यों दिया है, कैसा है ये कल्प। तो बहुत ही अच्छा कल्प है, सिंपल भी है, ये बहुत सिंपल भी है बनाने में भी। तो यह रक्त पित्त को ठीक करता है, अम्ल पित्त को भी ठीक करता है। और क्या है, तो मूत्राशय शुक्राशय को ठीक करता है। मूत्राशय गत जितने भी रोग होते हैं, शुक्राशय गत जितने भी रोग होते हैं, स्त्री पुरुष सबके, मतलब मूत्राशय इसको ठीक करता है। यानी कि जैसे बार बार यूरिनेशन, बार बार मतलब बहुमूत्रता में भी आप दे सकते हैं। और भी बहुत सारे समस्या हो जाते हैं पुरुषों के, स्त्रियों के, किसी का भी हो, तो ठीक करता है। मूत्राशय शुक्राशय से संबंधित समस्या ठीक करता है। और ये कैसा है जी, तो यह जो है विपाक में मधुर है, सबसे बड़ी बात, विपाक में मधुर है ये। इस कारण से मधुर होने से पृथ्वी आप महाभूत प्रधान है, ये आप महाभूत प्रधान है। सौम्य है, ये तीक्ष्ण नहीं है, इसीलिए तो सौम्य होने के कारण तीक्ष्ण गुण को ठीक कर रहा है। जो सौम्य है वो तीक्ष्णता को ठीक करेगा, जो तीक्ष्ण है वो सौम्य को नष्ट कर देगा। तो इस कारण से यह जो कल्प है ये कैसा है जी, तो सौम्य है, स्वर्ण प्रभा सौम्य है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सौम्य है। और एक सबसे बड़ी बात है, ये योगवाही है। आप जिसके भी साथ में दे देंगे, जो भी दवाई के साथ में दे देंगे वात और पित्त के, वो सबको साथ में बढ़ के कार्य करेगा, उसका कार्य को बढ़ाएगा। तो इसलिए यह योगवाही है। और धातु क्षय को ठीक करता है, और भस्मक रोग को भी ठीक करता है। ठीक है, भस्मक रोग को भी ठीक करता है। यानी कि जो बार बार खाने को मांगता है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा ही है, हमारे पास आते हैं रोगी, कहते हैं, एक बहुत बड़ा बच्चा, तो मानता हूँ कि चलो ठीक है, आदत के कारण भी हो जाता है, हैबिट हो जाता है बच्चे को, कोई खा रहा है तो हम भी खाएंगे। पर कुछ ऐसे होते हैं सच में, मतलब रोगी ऐसे होते हैं जिनको क्या है, भस्मक रोग हो जाता है। तो यही दवाई देना है। यानी कि जो बार बार खाता है, जिसका पेट बढ़ता जा रहा है, बाकी बॉडी नहीं बढ़ रहा है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं मोटा जा रहा है, केवल पेट बढ़ रहा है, क्योंकि भस्मक रोग हो गया है, बहुत खा रहा है। तो हमारे पास रास्ते चलते कोई गांव का मिल गया, जो क्या है कि कहा कि वैद्य जी हमें तो भूख बहुत लगती है। तो बहुत पहले की बात है, हम कर रहे हैं, तो हमें भी लगा, लोग तो कहते हैं कि वैद्य हमें भूख ही नहीं लगता है, अब ये कह रहा है कि ये हमें भूख लगता है। उस समय मैं पढ़ ही रहा था, तो क्या है कि जानकारी नहीं था, तो हमने सोचने लगे कि लोग कहता है कि भूख हमें नहीं लग रहा है, कोई भूख बढ़ाने वाली दवाई दीजिए। ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, अब क्या दें, कौन सा पाचक चूर्ण दे, पाचक दे दें कहीं और ना ख़त्म कर दें घर का भोजन, तो उसमें उपयोगी तो बिल्कुल नहीं है। पाचन चूर्ण में तो क्या उपयोगी है भस्मक रोग में, तो यही स्वर्ण प्रभा उपयोगी है जी। स्वर्ण प्रभा देने से जो तीक्ष्ण जठर अग्नि है वो मंद होता है, भस्मक रोग ठीक होते हैं। जो बार बार खाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है, पेट तो भर जाता होगा, मन नहीं भरता होगा, या फिर कहीं कुछ ना भरता होगा, मन नहीं भरता है, तो इसमें बहुत उपयोगी है। और नाजुक स्त्री पुरुषों में अति उपयोगी है। नाजुक कहने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, है ना, धातु क्षय हो गया है, कमज़ोर हो गए, तो उसमें उपयोगी है। नाजुक यानी कि जो नाजुक पेशेंट है, जो खास करके बच्चा है, बच्चों में भी दे सकते हैं, बच्चे में ये रोग मिलते हैं भस्मक रोग के, तो इसमें उपयोगी रहेगा। और पांडु पीलिया को ठीक करता है। ये पांडु मतलब एनीमिया, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, खून की कमी, चाहे कोई भी कारण से हो, कारण तो आपको पता ही है वैसे, धातु का क्षय होने का कारण क्या है, अग्नि तेज हो जाना, जठर अग्नि तेज होना, रस अग्नि तेज होना, रक्त अग्नि तेज होना, रक्त का क्षय होना, संप्राप्ति, यही देखिए इसी को कहते हैं संप्राप्ति, है ना, इसी को कहते हैं कारण, कि रक्त की कमी का कारण क्या है। तो कारण कोई कहेगा कि फास्ट फूड है, ये कारण नहीं है, ये कारक है। कहेगा कि नहीं ये सब जो है
केमिकल फूड है, या फिर कहिए कि फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है ना। तो ये सब कारक है। कारण क्या है? कारण ये है, कारण मतलब संप्राप्ति। संप्राप्ति हम कई बार बोलते होंगे, तो इसका मतलब यही है, संप्राप्ति मतलब कैसे हुआ। तो धातु अग्नि तेज हो गई। इससे पहले पहले जठर अग्नि तेज हुआ होगा, या सीधा रक्त अग्नि तेज हो गया होगा, तभी तो रक्त धातु का क्षय हुआ है। नहीं तो दूसरा कोई कारण नहीं है। एक अगंतुज हो सकता है कि एक्सीडेंट में हो गया होगा रक्त धातु का क्षय, लेकिन और कोई दूसरा कारण नहीं है। यही एक कारण है धातु अग्नि का तेज हो जाना, तभी धातु का क्षय हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, पृथ्वी आत्माभूत प्रधान हमारे पास एक औषधि कल्प है। तो क्या हम सीधा जो है दूसरा क्या है कि रस रक्त आदि बढ़ाने वाला दे देंगे? नहीं, सबसे पहले तो स्वर्ण प्रभा ही देना पड़ेगा। अगर रस धातु बढ़ाना है, रक्त धातु बढ़ाना है, तो सबसे पहले स्वर्ण प्रभा ही उपयोगी होगा। क्योंकि जठर अग्नि को मंद नहीं किया आपने, तीक्ष्ण जो था इसको बैलेंस नहीं किया, और आपने रस बढ़ाने वाला रक्त बढ़ाने वाला केवल दिया है ना, लौह भस्म दे दिए। इसलिए लौह क्या है? तीक्ष्ण है, और ये क्या है जो स्वर्ण प्रभा सौम्य है, तो इस कारण से ये उपयोगी रहेगा। जैसे लौह आसव भी आता है, तो खून बढ़ाने वाला है, लेकिन आम आदमी के, रोगी का नहीं, क्योंकि पहले ही सब कुछ तीक्ष्ण है। तो पहले तो अग्नि मंद करना है, ठीक है। तो जठर अग्नि को बैलेंस करना है, पोषक रस की वृद्धि करना है, रस रक्त आदि धातु की वृद्धि करना है, ठीक है। तो कोई भी खून की कमी में सबसे पहला कल्प यही है जी, स्वर्ण प्रभा। खास करके दुबले पतले व्यक्ति में, मोटे व्यक्ति में तो एक बार सोचेंगे, है ना। मोटे व्यक्ति में विशेष उपयोगी लौह आसव रहेगा, ठीक है, पतले व्यक्ति में नहीं। लेकिन लोग थोड़ा कन्फ्यूजन है, नाम सुन करके ही, केवल लौह आसव का नाम सुन करके ही क्या है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए देने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर इसका इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगा सबका वैसे, तो वो कफज है ना, कोई मोटा है उसको खून की कमी है, तो उसमें वो विशेष उपयोगी रहेगा, क्योंकि लौह क्या है? तीक्ष्ण है, उसमें उपयोगी है। पर दुबले पतले व्यक्ति के लिए स्वर्ण प्रभा के अलावा और दूसरा कोई कल्प नहीं हो सकता है। हाँ, ठीक है जी। तो यह जो है एनीमिया पीलिया को ठीक करता है, और क्योंकि पीलिया में भी तेज महाभूत बढ़ जाता है, इस कारण से इसमें आया है। तो पीलिया को ठीक करता है, और अम्ल पित्त और रक्त पित्त को तो ठीक करता ही है, क्योंकि पृथ्वी आप महाभूत प्रधान है। और क्या है? प्रमेह एवं रक्त प्रदर को ठीक करता है, ठीक है। तो प्रमेह और रक्त पित्त, प्रमेह यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस जैसे रोग, क्योंकि इसमें क्या है जी, कसाय भी है ना, ये स्तंभन करने का भी कार्य करता है। देखिए यहाँ पे आया है ना कि पित्त सामक है पहले तो, और ये स्तंभक है, ये यानी मल मूत्र आदि को भी कुछ समय तक रोकेगा, ठीक है। मल को भी बांधेगा, मूत्र को भी रोक के रखेगा, जब जरूरत है तभी निकलेगा। तो इसलिए क्या है कि ऐसे पेशेंट में प्रमेह में या फिर धातु क्षय हो रहा है, शुक्र धातु निकल रहा है अपने आप, तो उसमें भी उपयोगी है। और मेनोरेजिया में उपयोगी है, यानी कि रक्त प्रदर में भी उपयोगी होगा। रक्त प्रदर में, क्योंकि रक्त प्रदर यानी कि वात और पित्त, रक्त प्रदर का क्या मैंने संप्राप्ति बताया है कि जब वात के साथ में पित्त मिल जाएगा, पित्त दुष्टि होता है, तभी मेनोरेजिया होता है। तो कोई भी ऐसे मतलब कि लेडीज पेशेंट को आप सबसे पहला, कोई भी ऐसा मैंने रक्त प्रदर की है समस्या, पहला कल्प तो यही है, स्वर्ण प्रभा, ठीक है जी। तो इसमें आप चलाना है, यही चलाना है। और भी बहुत सारा कल्प है, लेकिन ये सब बाद में, पहला तो यही है, प्राइमरी यही मेडिसिन है जी, ठीक है। तो हम दो प्राइमरी मेडिसिन के बारे में पढ़े हैं, एक तो मुस्तापाचक और एक जो है स्वर्ण प्रभा। ये दोनों प्राइमरी है, प्रथम औषधि है। ये वात और पित्त के लिए प्रथम है, और वो कफ के लिए प्रथम था। कफ में क्या होता है? पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ जाता है, तो मुस्तापाचक सबसे पहला। हर कोई मतलब बात का है, कफ का कोई है तो मुस्तापाचक देना है, अब बात और पित्त का है तो स्वर्ण प्रभा देना है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि अग्नि तेज है। तो अग्नि तेज है तो हमें स्वर्ण प्रभा दे करके उसकी अग्नि को बैलेंस करना है, पोषक रस की वृद्धि करना है, तभी तो होगा। इस प्रकार से देना है। और क्या? नेत्रदाह, उरोदाह। नेत्रदाह माने आंखों की जलन, आंखों की बहुत सारी समस्या हो जाता है, तो आंखों में जलन है, और उरोदाह पेट में जलन है या दर्द है। कई बार समझ नहीं पाता है बच्चा कोई, तो जो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाता है, तो जिनको ऐसा कोई है, अम्लपित्त ही कहीं ना हो, एसिडिटी ही कहीं ना हो, या फिर उरोदाह यानी कि पेट में जलन ऐसा कुछ है। और सिरासूल, क्या मैंने बताया था? उदान वायु, वायु
और तेज महाभूत। तो तेज महाभूत बढ़ गया, इसको कौन ठीक करेगा? स्वर्ण प्रभा। हालांकि स्वर्ण प्रभा के बारे में पहले भी मैंने बताया था, याद करिए, पित्त की चिकित्सा मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा हिंट दिया था, थोड़ा सा बताया था स्वर्ण प्रभा के बारे में। देखिए यही था, ये देखिए अभी स्क्रीन पे जो है यही है स्वर्ण प्रभा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था। ये क्या है जी? सेरासोल की उत्तम औषधि हो सकती है। कब? जब तेज महाभूत बढ़ गया। और एक चीज़ ठीक करता है ये, अनिद्रा को भी ठीक करता है, क्योंकि स्वर्ण प्रभा है, स्वर्ण है ना इसमें, इस कारण से। तो इस कारण से स्वर्ण प्रभा क्या है कि वात और पित्त के मेडिसिन, वात और पित्त की दवाई है जी। पृथ्वी और आप महाभूत है, और बाकी क्या है जी? ये रसायन भी है, बल्य वृक्ष एवं रसायन कल्प है। तो इससे उत्तम क्या हो सकता है वात पित्त के लिए? तो ये बल्य है, वृक्ष है और रसायन है। तो हम इसे जो है लगभग वात और पित्त के लगभग रोगी को देते हैं। तो वात और पित्त के जितने भी रोगी आते हैं, पहले ये कुछ दिन तो यही देना है ना, चाहे बीमारी चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब पंच महाभूतों के इनबैलेंस से ही तो बीमारियां हो रही है, तरह तरह के लक्षण अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें केवल और केवल क्या है कि महाभूतों को ही बैलेंस करना है, महाभूतों को ही बैलेंस करना है। तो इसलिए महाभूतों को बैलेंस करने के लिए क्या, कौन से महाभूत को बैलेंस करेगा? तो तेज, वायु और आकाश महाभूत को बैलेंस करेगा स्वर्ण प्रभा। तो इस कारण से 120 बीमारियों में ये उपयोगी रहेगा स्वर्ण प्रभा। विशेष रूप से यही सब बीमारियों में, एनीमिया में, पीलिया में, अम्लपित्त में, रक्तपित्त में, प्रमेह में, रक्त प्रदर में, उरोदा, नेत्रदा, इसमें लो बीपी में, लो बीपी के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये देना है स्वर्ण प्रभा, ठीक है। और सतताल जैसे बाद में भी देना है, लेकिन पहला औषधि ये है जी, ठीक है। तो स्वर्ण प्रभा जो है एक अच्छी औषधि है, ये वात और पित्त के लगभग सभी बीमारी में उपयोगी है। अब हम जान लेते हैं इसका इंग्रेडिएंट, है ना। तो सबसे पहले चलिए पढ़ लीजिए पहले, है ना। इसमें 3 प्रमुख घटक द्रव्य है जी, 3 प्रमुख घटक द्रव्य, 2 से भी बन जाता है, मैं 2 से भी बनाता हूँ रोगी के अनुसार, और बाकी 3 प्रमुख है इसमें। क्या क्या है, फिर इसके गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला है शुद्ध गिरिज, जिसको हम कहते हैं स्वर्ण गेरू, इसके बारे में मैंने बताया है। देखिए अभी भी ये है स्वर्ण गेरू, लाल सी रहती है ना। साधारण तो क्या है कि गेरू होता है एक, जो क्या है कि मिट्टी होता, गेरू, लाल गेरू नहीं, स्वर्ण गेरू ये महंगी होती है। साधारण मिट्टी तो मिट्टी होता है, गेरू तो 20 रुपये किलो मिल जाएगा, मुल्तानी मिट्टी जैसे, लेकिन स्वर्ण गेरू 20 रुपये किलो नहीं मिलेगा, उसका रेट हाई रहता है। आपको 1000 रुपये किलो भी मिल सकता है, 200 रुपये किलो तो कम से कम 200-300 तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये तो मिट्टी ही है। लेकिन इसको स्वर्ण गेरू इसको कहते हैं, ये अच्छा उपयोगी होता है। बाकी तो क्या है कि ये जितना अच्छा लेना चाहते हैं उतना अच्छा मिलेगा आपको, है ना। 1000-2000 रुपये किलो, लेकिन 1000 रुपये मैक्सिमम मेरे पास जो आता है, 1000 रुपये मैक्सिमम, है ना। बाकी क्या है कि लोग देने के ऊपर के निर्भर है कि कितना अच्छा है। गेरू आपको स्वर्ण गेरू कह करके आपको गेरू मिट्टी दे दे और आपको 1000 रुपये ले ले, तो पहचान होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसके बारे में पहचान के बारे में बताएंगे हम। तो स्वर्ण प्रभा कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण विधि क्या है? तो इसमें 3 प्रमुख घटक द्रव्य है, 2 से भी बन जाएगा। तो सबसे पहला है स्वर्ण गैरिक, जिसे सोना गेरू कहते हैं। तो यह जो है उत्तम क्वालिटी का लेना है, ठीक है। जो क्या है, रस में क्या है, इसके बारे में पहले भी बताया था मैंने, मधुर है ये और कसाय है। मधुर होने से पृथ्वी आप महाभूत प्रधान है, और कसाय होने से पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान है, लेकिन मुख्य रूप से तो मधुर है, और साक्षात पृथ्वी महाभूत है ये, साक्षात, ठीक है। और यह इसका गुण है शीत, पित्त का उष्ण गुण को हर लेगा। स्निग्ध, और क्या है, रक्त पित्तनाशक, रक्त स्तंभक, यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स में उपयोगी होगा ये, समझिए। और भी कहीं से भी रक्त पित्त, जैसे कोई भी रोग है ऐसा, नाक से, कान से, ऐसा कोई भी ब्लड निकल रहा है मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से, ठीक करेगा जी। तो ये क्या है, स्वर्ण गिरिज। तो शुद्ध इसे कर लेना है। 2 विधि पहले भी बताया था, सिंपल में मैं बताता हूँ, बाकी आगे क्लास में बताएंगे। घी में भुनना होता है जी। जो सोना गेरू होता है आपको वैसे तो उपलब्ध ढेला के रूप में ही लेना चाहिए हमेशा, पाउडर नहीं लेना चाहिए।
तो इसे लेकर के बारीक पाउडर करें और घी में भून लें, बस इतना ही है ना। कितना समय भूनना है, थोड़ा सा ये लाल और एक्स्ट्रा हो जाता है, जितना लाल है ना उतना और उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब 5 मिनट तक भूनना चाहिए। वो तो आपके अग्नि के ताप पे कितना आपकी मात्रा उसी के निर्भर करता है, लेकिन घी में भूनना होता है इसे। और बाकी एक पानी में भी शुद्ध करते हैं, मैं जो उपयोग करता हूँ घी में भून करके शुद्ध करता हूँ, ठीक है। पर क्या है कि घी में भून करके शुद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद तो शुद्ध गिरिज ले लेना है 100 ग्राम इसे बनाने के लिए। और दूसरा जो औषधि है इसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म। ये क्या है, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। स्वर्ण माक्षिक के बारे में पढ़ेंगे, इसको सोना माखी भी कहते हैं। स्वर्ण माक्षिक यह क्या है, उपधातु है ये, ठीक है। इसके बारे में ये क्या है, तो मधुर और तिक्त है ये, जो भाव प्रकर्ष निघंटु में बताया गया है। मधुर होने से पृथ्वी आप महाभूत आ गया, और तिक्त होने से वायु आकाश महाभूत आ गया। और क्या है, ये वीर्यवर्धक और रसायन है। और क्या है, पित्त सामक, अस्तंभक और रक्त प्रसादक है। जो हमने स्वर्ण प्रभा में जो बताया है, इसी के कारण जो सबसे पावरफुल है ये स्वर्ण माक्षिक है। पित्त सामक, रक्त स्तंभक, रक्त प्रसादक है। और तीसरा इसमें औषधि है जो बहुत जरूरी है, इसके बिना ये नहीं कल्प बनेगा, चंद्र प्रभा। ये भी 100 ग्राम ले लेना है। चंद्र प्रभा चूर्ण 100 ग्राम ले लेना है। ये क्या है, मधुर और तिक्त है। इस कारण से पृथ्वी आप महाभूत प्रधान है मधुर होने से, तिक्त होने से वायु आकाश महाभूत, लेकिन मधुर आप प्रधान है ये, ठीक है। और मूत्राशय शुक्राशय रोग को ठीक करता है ये। रसायन है, कांतिकारक है, और भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है ना। खास करके मूत्राशय शुक्राशय को रोग को ठीक करता है ये चंद्र प्रभा। इसलिए हमने कुल मिलाकर के जो हमने बनाया है, तो इस कारण से हमने लिखा है मूत्राशय और शुक्राशय के रोग को ठीक करता है। देखिए, मूत्राशय और शुक्राशय के रोग को ठीक करता है। और इसमें जो स्वर्ण माक्षिक था, इसके होने से पित्त सामक, स्तंभक और रक्त प्रसादक है। अब हम आपको बताते हैं स्वर्णागिरु के बारे में। तो नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले भी मैंने बता चुका हूँ, पहले भी बताया था मैंने स्वर्णागिरु के बारे में, गुणधर्म के बारे में। वैसे तो आपको मधुर कषाय आपने तो देख ही लिया। अब हम स्वर्ण माक्षिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी साथी सबसे पहले पढ़िए यहाँ पे सोना माखी के संस्कृत नाम और गुणधर्म पढ़िए। सोना माखी थोड़े सोने की भी मिलावट होने से किंचित सोने के गुणों से युक्त सोना माखी को सोने का उपधातु कहते हैं तथा सोने के अभाव में इसे देते भी हैं, किंतु सोने का अनुकल्प होने से इसमें सोने की अपेक्षा कम गुण रहता है। और इसमें केवल सोने के ही गुण नहीं रहते हैं, किंतु दूसरे भी द्रव्यों का संयोग होने से अन्यों के भी गुण रहते हैं। सोना माखी मधुर तथा तिक्त रस युक्त, वृष्य, वीर्यवर्धक, रसायन, नेत्रों के लिए हितकर एवं बस्ती, मूत्राशय संबंधी रोग, कुष्ठ, पांडु, प्रमेह, विष, उदर रोग, अर्श, शोथ, खुजली तथा त्रिदोष नाशक है। और सबसे पहले तो क्या है, सोना माखी क्या है और स्वर्ण माक्षिक क्या है, दोनों एक ही है। देखिए, सोना माखी के संस्कृत नाम, ये भाव प्रकर्ष निघंटु से हमने लिया है जिसका गुणधर्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कल्प जो है शास्त्रों से बाहर नहीं है, सब इसी में है, ठीक है। तो भाव प्रकर्ष निघंटु का विशेष रूप से अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सभी जड़ी बूटियों का, औषधियों का, मतलब औषधि जितने भी हैं सबका गुणधर्म है। तो सोना माखी को ही सुवर्ण माक्षिक कहते हैं जी। क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या है, कहा है थोड़े सोने की भी मिलावट होने से, यानी कि जो सोना है, गोल्ड है, तो उसका गुणधर्म इसमें पाया जाता है और किंचित अंश भी होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉपर और आयरन का है जी, कॉपर आयरन का गुण है इसमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो सोने का जो है अनुकल्प होने से इसे सोने की अपेक्षा कम गुण है इसमें, सोना जैसा गुण लेकिन है इसमें। और यह क्या है जी, मधुर है, इस कारण से पृथ्वी आप महाभूत प्रधान, और तिक्त रस युक्त है, तिक्त रस युक्त होते हुए भी मधुर है, और विपाक में भी मधुर है, वृष्य है, और रसायन देखिए आया है भाव प्रकर्ष निघंटु में, रसायन है ये। और क्या है, नेत्रों के लिए हित करता, जो कहते हैं नेत्रों में जलन है उनको आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, ठीक है। और क्या आया है कि रोग, कुष्ठ को ठीक करता है, पांडु, कुष्ठ यानी कि पित्त जब बढ़ जाता है तो उस
कुष्ठ में दे सकते हैं, पित्त कुष्ठ में। पांडु यानी कि एनीमिया, प्रमेह, विष रोग यानी कि तीक्ष्णता, विष रोग। जैसे क्या है कि विष रोग मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई काट लिया, विष जीव जंतु काट लिया, तो यानी कि विष क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। तो हमें क्या चाहिए, तीक्ष्ण का उल्टा सौम्य। तो सौम्य क्या है जी, सुवर्णमाक्षिक सौम्य है, इसलिए विष में भी उपयोगी है, ये इसलिए उपयोगी है। तो कोई भी ऐसा जीव जंतु काट लिया, चाहे ततैया काट लिया, बिच्छू, सर्प आदि कुछ भी काट लिया, तो आप दे सकते हैं इसे। ठीक है। उदर रोग है ना, पेट के रोग में भी दे सकते हैं इसे। अर्श रोग, क्यों अर्श रोग में देना है, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, मत्स्य बलम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मत्स्य पृथ्वी महाभूत मत्स्य को ये क्या है कि बढ़ाएगा, लेकिन ब्लीडिंग पाइल्स है, केवल ब्लीडिंग होता है ऐसा कुछ, तो आप इसमें दीजिए, क्योंकि मधुर और कषाय होने से स्तंभन का जो गुण है, पित्त शामक का गुण है ये। ठीक है। और खुजली नाशक तो है ही, त्रिदोष नाशक बताया गया, ये बात पित्त कफ के गुणों को बैलेंस करता है ये। ठीक है। इस प्रकार से ये। अब पढ़िए यहाँ से उपधातुओं की संख्या। तो देखिए ऐसा है कि जो धातु होते हैं, है ना, अष्ट धातु जो आपने सुना होगा, लोहा है ना, तांबा, सोना, चांदी, इस प्रकार से धातुएं हैं। आयुर्वेद वाला धातु नहीं है ना कि रस रक्त मांस में दस्ती मजा, ये तो है ही मेटल। ठीक है। और आयुर्वेद वाला जो धातु इसको कहते हैं टिश्यू, है ना, उत्तक, और वो क्या है, मेटल, सोना चांदी आदि। तो इसी का उपधातु है। उन धातुओं की संख्या भी 7 है। नहीं, धातु की संख्या 8 है, अष्ट धातु कहते हैं ना, अष्ट धातु, और ये उपधातु है, और उपधातु मात्र 7 है, ऐसा 7 मानते हैं, है ना। तो उपधातुओं की संख्या क्या है, 7 है। इनमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावशाली तो ऐसा क्या कहें, है ना, इसमें तो और भी उपधातु हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर जो भाव प्रकाश निघंटु में जो आया है वो स्वर्णमाक्षिक ही है। यानी क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियों में, वात और पित्त के बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सबसे ज़्यादा बीमारी वात और पित्त का है। लेकिन इसके अलावा देखिए रूपा माखी, तोतिया, कासा, पित्तल, सिंदूर और शिलाजीत, ये 7 उपधातु हैं। शिलाजीत भी क्या है जो उपधातु है, लेकिन ये कफ के व्याधि में ज़्यादा उपयोगी है शिलाजीत, क्योंकि तिक्त कटु होता है और गर्म होता है। लेकिन स्वर्णमाक्षिक क्या है जी, देखिए पहला इसका दर्जा मिला है। ठीक है। तो इस प्रकार से उपधातुओं की संख्या क्या है जी, 7 है। इसमें से एक उपधातु है स्वर्णमाक्षिक, जो क्या है, सोना माखे भी इसे कहते हैं, और यह जो है मधुर तथा तिक्त रस युक्त है, वृक्ष है, वीर्यवर्धक है, रसायन है, नेत्रों के लिए हितकर है, मूत्राशय शुक्राशय के रोगों को ठीक करता है, प्रमेह को ठीक करता है, रक्त प्रदर को ठीक करता है। तो इस प्रकार से इसका ये गुणधर्म है। तो बनाना कैसे है जी, तो सबसे पहले देखिए एक सिंपल कल्प बनाते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमें एक सिंपल बीमार, किसी को समस्या हो गया है, सिंपल छोटी मोटी समस्या है, तो केवल हम क्या करेंगे, शुद्ध गिरीज लेंगे और चंद्र प्रभा लेंगे, बराबर मिलाएंगे। सोना गेरू 100 ग्राम और 100 ग्राम चंद्र प्रभा लेंगे, मिलाएंगे, आपका बन जाएगा स्वर्ण प्रभा। अब देखिए क्या है कि नाम की सार्थकता देखिए, वैसे तो स्वर्ण प्रभा इसलिए क्योंकि इसमें सोना गेरू है और सुवर्ण है, इस कारण से पहला लेटर स्वर्ण, और इसमें चंद्र प्रभा है, इस कारण से चंद्र प्रभा का क्या है, अंतिम जो 2 शब्द हैं, वर्ड है जो प्रभा, जोड़ दिया इसमें, तो स्वर्ण प्रभा बन गया है। ठीक है। और कोई ऐसा इस नाम का कोई भी क्लासिकल रेफरेंस नहीं है, पर क्या है जो औषधियाँ हैं ये सब का क्लासिकल रेफरेंस है, शास्त्रों में वर्णन है, सोना गेरू के बारे में वर्णन है। ठीक है। चंद्र प्रभा के बारे में वर्णन है, और आपका स्वर्णमाक्षिक के बारे में वर्णन है। तो वैद्य का बुद्धि जो होता है, अपना बुद्धि लगाइए और एक अपना कोई नुस्खा तैयार करिए। अगर ये आपका फार्मूला, मैं तो ये बहुत देता हूँ लोगों को, यही देता हूँ, इस नाम से देता हूँ, तो क्या हो जाता है, आपका फार्मूला बन जाता है। तो इसलिए क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ फार्मूला किसी से लेना नहीं है, बनाना है। इतना ज़्यादा अपने दिमाग को विकसित करना है, अष्टांग हृदय पढ़ना है। तो आप कहेंगे आप हमें क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं। तो पहले तो क्या है कि हम आपको बताएंगे, तभी आपका काम करेगा। तो एक शिक्षक कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, का इतना ही कर्तव्य है कि आपके अंदर जो गुरु है उसको हमें जगाना है। आप खुद मतलब क्या है कि जानेंगे। ठीक है। आपके अंदर जो गुरु है उसे हमें जगाना है, हमारे बस इतना ही काम है। जब आप जान जाएंगे तरीका,
में अष्टांग हृदय पढ़ने का तरीका, तो आप जो है खुद से बनाने लग जाएंगे। इससे भी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि स्वर्ण प्रभा एक वात और पित्त की लगभग सभी बीमारियों में उपयोगी है, और ये जो है प्राइमरी मेडिसिन आप कह सकते हैं वात पित्त का। ठीक है जी, वात पित्त कफ की ये जो है प्रथम औषधि, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वर्ण प्रभा क्या करता है, जठर अग्नि को ठीक करता है और पोषक रस की वृद्धि करता है। तो रस धातु की वृद्धि होता है तो रक्त धातु की वृद्धि हो गया, एनीमिया ठीक हो गया, मांस धातु की वृद्धि हो गया, मेद धातु की वृद्धि हो गया, शुक्र धातु की वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से। और दूसरा क्या है जी, पहले तो एक सिंपल था, मान लीजिए कि कोई गरीब है जो स्वर्ण माक्षिक महंगा होगा ना, यहाँ पे स्वर्ण माक्षिक महंगा होगा और शुद्ध सोना गेरू सस्ता होगा। तो जो सस्ता है, तो बाकी मैं दो प्रकार से मैं भी बनाता हूँ। एक सिंपल वाला रखता हूँ कि सोना गेरू लिया और चंद्र प्रभावटी लिया, दोनों को बराबर मिला करके हमने बनाया स्वर्ण प्रभा। और एक विशेष है, इसमें हमने स्वर्ण माक्षिक मिलाया, है ना। तो इस प्रकार से बनाना है तो 100-100 ग्राम तीनों ले लिया, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम सोना गेरू, 100 ग्राम स्वर्ण माक्षिक, 100 ग्राम जो है चंद्र प्रभा। तो इस प्रकार से आपका 300 ग्राम का ये बन जाता है। और देना कितना है, मात्र 100 mg देना है। देखिए मात्र 100 mg, है ना। इतना सारा ढेर सारा काढ़ा जूस पीने की जरूरत नहीं है, इतना सा देना है बस। 100 mg, एक चुटकी भर होता है ये, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा हो गया। इतना कम मात्रा में मैं देता हूँ। ठीक है, तो स्वर्ण माक्षिक जो है विशेष हो जाता है इसमें, तो और ज़्यादा लाभ करता है, और ज़्यादा रसायन हो गया इसमें, क्योंकि स्वर्ण माक्षिक सोने जैसा भी गुणधर्म रखने वाला है ना, और कॉपर और आयरन का भी इसमें गुणधर्म है। और सबसे बड़ी बात है ये सौम्य है, तो भस्मक रोग में दीजिए इसे। ठीक है, धातु क्षय में दीजिए इसे, मूत्राशय शुक्राशय के रोगों को ठीक करने के लिए दीजिए, नींद नहीं आ रही उसमें दीजिए, रक्त पित्त में दीजिए, अम्ल पित्त में दीजिए, ओरोदा, नेत्रदाह, सब ये सब जितने भी बीमारियां हैं, यानी कि वात और पित्त के गुणों को बैलेंस करेगा, बढ़ाएगा। मतलब वात और पित्त के गुणों को जो है, जो बढ़ा हुआ है इसको घटा कर देगा। मतलब पित्त के जो उष्ण गुण है इसको कम करेगा। गुणों को बढ़ाने का मतलब नहीं है कि गुण को उष्णता है तो उष्णता बढ़ाएगा। वात और पित्त के गुणों की जो है बैलेंस करेगा, जो तेज हो गया है, ज़्यादा हो गया है। वात का गुण है रुक्ष गुण, तो ये करेगा संदिग्ध गुण, क्योंकि इसमें क्या है जी, स्वर्ण क्या है, स्वर्ण माक्षिक या कह लीजिए स्वर्ण गेरू, तो ये क्या है जी, संदिग्ध है। देखिए है कि नहीं। तो ये है, मैं वात और पित्त के प्राइमरी दवाई से मानता हूँ, तो सबसे पहले मैं यही चलाता हूँ। ठीक है, इसका बहुत सारा उपयोग है, इसके बारे में हम कल बताएंगे, है ना। इसका बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारे बीमारियों में उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, कितना रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए क्या है कि गंभीर से गंभीर बीमारी में यही उपयोगी है। प्राइमरी मेडिसिन तो देना पड़ेगा, जठर अग्नि के ऊपर ही तो कार्य करना है पहले, तभी तो कोई दूसरा धातु अग्नि के ऊपर कार्य होगा। लेकिन आप सीधा जो है रस धातु को करने के लिए या सत्ताल जैसे द्रव्य दे दिए हैं, या लौह आसव तो आजकल फेमस हो गया है भाई, खून की कमी हो गया तो मोटा व्यक्ति हो पतला व्यक्ति हो आपको तो लौह आसव ही दिखेगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है। और दूसरा एक हीमोग्रीट है, तो चलो भाई उसमें तो ऐसा कोई नहीं, उसमें तो पोषक तत्व है, चुकंदर है, गाजर है, इस प्रकार से वो सब है, उसमें कोई दवाई नहीं है वैसा, तो वो ठीक है ना। लेकिन क्या है कि लौह आसव एक क्लासिकल मेडिसिन, आप इसे समझना चाहिए। लौह जैसे तीक्ष्ण चीज़ है इसमें, तो इस कारण से ये कफ की विशेष रूप से उपयोगी रहेगा, जिनका जो है बात में ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। इस कारण से बात वाले लौह सब पीने से लाभ नहीं मिलता है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना। हाँ, एक चीज़ और इसमें बच गया, घटक द्रव्य देख लिया आपने, तो आपको मात्रानुपान क्या है जी, तो मैं क्या करवाता हूँ प्रयोग कैसे, तो एक पुड़िया हमारा 100 mg का होता है, और पूरा पैकिंग में हमारा मात्र 3 ग्राम होता है। 3 ग्राम का डब्बी रहता है, 30 पुड़िया रहता है। ठीक है, और यह जो है एक पुड़िया सुबह शाम खाने के बाद देना है, खाली पेट भी दे सकते हैं, तो अपना अपना है। लेकिन मैं ज़्यादातर किस में प्रयोग करता हूँ, मैं ज़्यादातर प्रयोग जो करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो आते हैं जो रक्त पित्त के रोगी आते हैं, तो रक्त पित्त के रोग में मैं देता हूँ इसे। तो रक्त पित्त में देना है तो खाने के बाद ही देना पड़ेगा। ठीक है, और किस में सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, फिर मेनोरेजिया, रक्त प्रदर, ये बीमारी लेकर के आते हैं, तो इसमें कब दे सकते हैं, तो सुबह खाली पेट देना चाहिए।
ठीक है, अपान काल में दे दीजिए, रसायन काल में दे दीजिए, क्योंकि ये रसायन है, इस कारण से रसायन काल में भी दे दीजिए। और किस रोग में ज़्यादा प्रयोग करता हूँ मैं, तो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है, फिर खून की कमी हो गई, तो फिर पित्त काल में ही देता हूँ मैं, खाने के बाद ही देता हूँ। ठीक है, बाकी खाली पेट भी दिया जा सकता है, लेकिन खाने के बाद ज़्यादा उत्तम रहेगा। भस्मक रोगी, ये रोगी को देता हूँ, कब देंगे, तो खाने के बाद देंगे। ठीक है, खाने के बाद देंगे, और इसे हम पित्त काल में देते हैं। चलिए आज हम एक काल के बारे में बताते हैं, उसका नाम है पित्त काल। ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया था पहले कभी, आज हम लेके आए हैं। पित्त काल के बारे में बता देता हूँ, सिंपल है। तो एक पुड़िया सुबह शाम खाने के बाद में देना है, जिसको हम कहते हैं ब्यानोदय काल, खाने के 20 मिनट 30 मिनट के बाद। और अनुपान यही रहेगा, दूध 2 चम्मच दूध, गौ दूध के साथ में देना है। दूध नहीं ले सकते हैं, पानी है, इसके अलावा तो आप कोई तीसरा चीज़ नहीं है, शहद नहीं है, बात वाले के लिए शहद नहीं है। ठीक है, तो गौ दूध 2 चम्मच गौ का दूध, या फिर आपको पानी से लेना है इसे। ठीक है, तभी अंदर जा पाएगा। ये सप्तग्नि तो नहीं है कि मुंह से ही गायब हो जाएगा, ये जो है अलग है, पानी थोड़ा लेना चाहिए। तो एक पुड़िया सुबह शाम खाने के 20 मिनट के बाद। और दूसरा जो शब्द इसमें देखिए लिखा हुआ है पित्त काल, कहेगा ये कौन सा काल है, तो यह जो है पित्त काल है, 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक होता है, सभी को पता है पित्त काल इसे कहते हैं। तब पित्त काल इसे कहते हैं, तो आपको 10 बजे देना है और 2 बजे देना है इसे। जैसे जो भस्मक रोग होते हैं ना, उसे 10 बजे दीजिए और 2 बजे दीजिए, वही गौ दूध 2 चम्मच गौ दूध या फिर नॉर्मल पानी से। तो इस प्रकार से उसका भस्मक रोग ठीक होता है। तो आपको मैंने बता दिया मात्रा एवं अनुपान बता दिया। मात्रा कितनी है, तो 1 पुड़िया 100 mg। ठीक है, अनुपान क्या है, गौ दूध। काल क्या है, तो आपको ब्यानोदय काल, खाने के 20-30 मिनट के बाद, या फिर पित्त काल 10 बजे और 2 बजे। इसका इंग्रेडिएंट क्या है, शुद्ध सोना गेरू और चंद्रप्रभा। अगर एक विशेष घटक द्रव्य मिलाना है, जो मैं मिलाता हूँ, स्वर्ण माक्षिक भस्म। हालांकि हमारे पास दोनों रहता है उपलब्ध। जैसा रोगी देखता हूँ कि चलो इसको तो नॉर्मल है, तो छोटे मोटे समझ लिख दो, है ना, ये वाला देना है। ठीक है, एक स्वर्ण माक्षिक वाला रहता है, तो विशेष लाभ होता है भस्मक जैसे रोगों में, रस आदि रक्त आदि धातुओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, तो इस प्रकार से क्या है कि आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है स्वर्ण प्रभा के निर्माण से रिलेटेड या फिर इसके उपयोग से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी सर। जी कौन सी शक्ल होती है स्वर्णमाक्षिक बस में, कैसा होता है स्वर्णमाक्षिक, दिखाएंगे, इसके बारे में अभी एक क्लास और करेंगे जी। वैद्य मुकेश जी क्या पूछ रहे हैं सर? तीनों की कितने घंटे घुटाई करनी है? खरल, हाँ तीनों को मिलाना है तो खरल तो करनी चाहिए, है ना। तो इस पे तो क्या मैं कहूँगा कि आधा घंटा करें 1 घंटा करें, जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, कम से कम तो आधा घंटा मिलाने में तो समय लगाना चाहिए, है ना। खरल करनी चाहिए, है ना, जिससे क्या है कि ठीक रहता है। ठीक है सर, हाँ, तीनों को लेकर के जब अलग अलग लेंगे तो तीनों की मिला करके अच्छी घुटाई करेंगे, तब ना सब मिल जाएगा, सब बराबर मिलेगा। नहीं तो क्या है कि घुटाई अगर नहीं किया खरल में, तो फिर गड़बड़ होता है जी। क्या है आपका, क्या है कि स्वर्ण इधर है, प्रभा इधर है, माक्षिक इधर है, तो फिर उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो अच्छी घुटाई होना जरूरी है। इसमें घोटना आचार्य जी को, हाँ जी, चंद्र प्रभा बट्टी लेना, हाँ वही है, चंद्र प्रभा बट्टी ही है, चंद्र प्रभा है ना इसमें जी। मदन मोहन आर्य जी, आपका क्या प्रश्न है? घोटना किस प्रकार है, कि कौन सा अनुपान लेना है, किसमें घोटे, किस खरल में रख के खरल मूसल से घोटना पर खाली खरल लीजिए, खरल लीजिए, और इसमें ये तीनों द्रव्य या 2 द्रव्य कम से कम इसमें रहेगा, या तो सोना गेरू, और अगर इसमें विशेष मिलाना है स्वर्ण माक्षिक और चंद्र प्रभा, तीनों को मिला करके बस खरल करना है। इसमें कुछ भावना नहीं देना है जी, है ना। पाचक की तरह इसमें कोई भावना नहीं है। मूसल और खरल को रगड़ते रहे बस, दोनों पटक के उसमें रगड़ करते 1 घंटा तक चलता रहेगा, है ना, इस प्रकार चलता रहेगा। खरल चलता रहेगा, आधा घंटा तो घुटाई करें, अच्छे से मिल जाना चाहिए, बस यही रहता है। और बाकी घुटाई करने से सूक्ष्म हो जाता है औषधियाँ, तो लघु हो जाता है, तो सूक्ष्मगामी हो जाता है, स्रोतोगामी हो जाता है, तो लाभ ज़्यादा करता है। ये लाभ होता है खरल करने का जी, आयुर्वेद में जो खरल होता है। तो हैंड रेज है रितेश आनंद जी का, मृत्युंजय जी का, आप प्रश्न पूछिए।
आपका प्रश्न ये है कि क्या मतलब देखें, है ना, जठराग्नि मंद जी का जी क्या लक्षण देखें। तो अभी एक टॉपिक जी और जी हमने बनाया है अग्नि से रिलेटेड, 13 अग्नियों से रिलेटेड। ठीक है, जी तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 8 अग्नि कंप्लीट करवाया है मैंने। 7 धातु अग्नि जी कैसे तेज करना है, कैसे मंद करना है, और जठर अग्नि की भी बता दिया मैंने। जठर अग्नि कैसे तेज करना है, मुस्तापाचक देना है। जठर अग्नि कैसे मंद करना है, स्वर्ण प्रभा देना है। और रस, रक्त, जी मांस, मेदस्थी, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। अब आपका जो है बच गया है 5 भूताग्नि। ठीक है, सभी जी महाभूतों की अग्नियां, बस इसके बारे में बताएंगे, फिर सब क्लियर हो जाएगा अग्नियों के बारे में, धातुओं के बारे में क्या लक्षण है, जठर अग्नि का तेज का जी क्या लक्षण है ना, तो ये सब बता देंगे, है ना। और भी कोई जी प्रश्न है तो धन्यवाद। पूछिए। आचार्य जी, हाँ जी। मैं इसे कह रहा हूँ कि ये अपने सोनमार्क्सी के या सोन गेरू या चंद्रप्रभा का तो नहीं निकलेगा। शुद्ध सोना गेरू का अर्क निकल सकता है ये सोन गेरू का, मिट्टी नहीं डाल नहीं, के अपन गंगा जल डाल के, अर्क क्यों गंगा जल निकालना है डाल के बताइए। सोना गेरू डाल के अर्क क्यों निकालना है, है। आप क्यों सोचा कि अर्क निकालें इसको, अर्क क्यों निकालें। ये मिट्टी गड़बड़ करती है ना, पेट में जाती है, मान लो ज्यादा मात्रा में खा जाएंगे तो कोई मिट्टी खाना अच्छा नहीं है, अर्क पीना अच्छा हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा सोचना ही नहीं है कभी भी। ये जो है क्यों? इसीलिए तो इसे शुद्ध करते हैं, आप समझे नहीं। सोना गेरू भी साधारण मिट्टी नहीं है ये सोना गेरू है पहला नंबर तो, और दूसरी बात इसे हम शुद्ध करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या तो करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल नहीं है ये जो अपने शरीर में जो पृथ्वी महाभूत है ना, इसको प्रकृतिस्थ करता है ये सोना गेरू, इसलिए इसे मिट्टी मान करके बिल्कुल नहीं खाना है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे, ये बड़े बड़े, मैंने पहले बताया भी था कि मिट्टी इतनी इतनी खा लेते हैं जी, तो इनको रोग होता है, और ये तो मात्र 100 mg खाना है, ये मिट्टी नहीं, इसे आप मानिए। ठीक है, तो इसका अर्क नहीं निकालने का कहीं भी वर्णन इसका नहीं है कि इसका अर्क निकलेगा, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इसे शुद्ध कर लेते हैं, और शुद्ध करके रोगी को जो हम ठीक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा मिट्टी खा लेंगे, 100 ग्राम खा लेंगे महीना भर में, 200 ग्राम, इतना ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी जमा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसका पाचन हो करके हो जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न है ना, मानना जायज, प्रश्न सही था। रितेश आनंद जी, आपका भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बच्चे कितना देना है गुरु जी, क्या डोज? बच्चे को आप 50 mg दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, इससे तो 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। खास करके बच्चे को क्या होता है देखे होंगे, नाक से या कान से ब्लड आना। एक चीज़ और है इसमें, अगर कान से भी ब्लड आ रहा है, आता है, या कान बह रहा है, उसमें भी उपयोगी है, क्योंकि ये कषाय है, मधुर कषाय, तो स्तंभन का तो करेगा। देखिए जो इसमें गुण है स्तंभन का, तो कान बहने में भी उपयोगी रहेगा। रात को सोते समय जो है 100 mg देना है, यानी कि बच्चे को 50 mg, आधा पुड़िया दे देना है, और बड़ा है तो 1 पुड़िया देना है। ठीक है, तो ये अच्छा है उस विकल्प, बच्चे के लिए उपयोगी है। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल औषधि कल्प है जी, बहुत सिंपल है ये, है ना। आप इसे जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा जी। साइड इफेक्ट मतलब मान लीजिए गलती से भी दे दिए है मैंने, तभी पे जो बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं करता है ना, और लाभ जो है बहुत ज़्यादा करता है ये, है ना, इसका लाभ बहुत है। तो आप कहेंगे कि वैद्य जी इससे पहले आपने जो कल्प बताया क्या नुकसान करता है, तो हाँ नुकसान करता है जी। मान लीजिए कि आपने कोई पाचक दे दिया, किसी का धातु क्षय आपने पाचक दे दिया, तो इतना ज़्यादा नुकसान करेगा, इतना ज़्यादा नुकसान करेगा कि समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाली है। अगर लगातार 1 महीना सेवन कर लिया ना कोई पाचक, तो इतना ज़्यादा धातु घटा देता है। इसलिए पाचक सोच समझ के देना है कि घटाना है कि नहीं घटाना है उसका मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। ठीक है, तभी देना, प्रयोग करना है। अब मुश्ता पाचक तो 2-4-5 दिन दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या है कि पाचक तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, इस कारण से उसे सोच समझ कर देना। पर ये ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वर्ण प्रभा सौम्य है, आया है ना कि स्वर्ण प्रभा क्या है जी, सौम्य है। ये सौम्य होने से इसका जो लाभ भी है तो थोड़ा धीरे धीरे मिलता है
ऐसा बात नहीं। हालांकि हमने तो देखा है कि जिसको रक्त पित्त की समस्या रहती है उसको तो एक दो खुराक में, एक खुराक में भी, या जिनको क्या है कि पित्ती उछल जाना, जिसको पित्त का ही दोष माना जाता है, रक्त विस्फोट आदि में तुरंत लाभ करता है। प्राकृतिक जो पृथ्वी आप महाभूत की जो है गुणों को प्रकृतिस्थ करता है, इस कारण से तुरंत लाभ करता है ये। ठीक है, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई भी साथी का प्रश्न है, कोई भी संदेह है, संशय है, रखिए। और आपसे यही कहेंगे कि इस स्वर्ण प्रभा का प्रयोग आप अपना शुरू करिए। वात और पित्त के तो बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है जी। आप देखिए कितने सारे व्याधियाँ हैं, वात पित्त की बहुत सारे व्याधियाँ हैं जी। तो चाहे जो भी हो, चाहे घुटना के दर्द ही क्यों ना हो, अगर जब चिकनाई की कमी हुआ है तो आया है ना कि ये संदिग्ध है, जो संदिग्ध है तो घुटना दर्द ठीक करेगा। देखिए स्वर्ण गैरिक शीत है, संदिग्ध है, पर क्या है, शीत गुण नहीं बढ़ा होना चाहिए। अगर दर्द है तो गठिया का दर्द है, शीत गुण नहीं बढ़ा होना चाहिए, रुक्ष गुण बढ़ा होना चाहिए, दे सकते हैं आप। ऐसे कोई भी बीमारी आप ऐसा समझ लीजिए जो वात और पित्त के गुणों की वृद्धि के कारण हुआ है, ये सब में उपयोगी रहेगा स्वर्ण प्रभा। सबसे पहले तो यही देना है, ठीक है जी, सबसे पहला यही औषधि कल्प है। तो आज हमने स्वर्ण प्रभा राज के बारे में पढ़ लिया है। ये क्या है, जठर अग्नि को ठीक कर पोषक रस की वृद्धि करता है। लोग सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, जठर अग्नि बढ़ाना है, जठर अग्नि बढ़ाना है। नहीं, इसे मंद भी करने की जरूरत है। जब क्या है, तेज महाभूत बढ़ जाता है तो मंद भी करने के लिए आपको स्वर्ण प्रभा से अच्छा आपको और कुछ नहीं हो सकता है। जड़ी बूटियाँ बहुत सारे आपने देखा होगा, पर उससे भी ज़्यादा बेहतर ये वाला रहेगा, क्योंकि ये साक्षात पृथ्वी और आप महाभूत है। ठीक है, अब तर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी रहेगा, है ना। तीक्ष्ण जठर अग्नि को कम कर देता है, रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि कर देता है, मूत्राशय शुक्राशय रोग को ठीक कर देता है, क्योंकि ये सौम्य है, योगवाही है ना। और अम्ल पित्त रक्त पित्त को ठीक करता है, पांडु एनीमिया पीलिया को ठीक करता है ये। ठीक है, तो ये सब बीमारियों को में उपयोगी है विशेष रूप से। तो क्या है कि वात और पित्त में मेरा ये फेवरेट कल्प है, मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। और दूसरा है मुस्तापाचक, जो कफ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइमरी दवाइयों को समझिए। ठीक है, कि क्या पहले क्या करना है, तो पहले जठर अग्नि के ऊपर कार्य करना है, तो या तो आपको मुस्तापाचक देना है या फिर अपना स्वर्ण प्रभा देना है। दो यहाँ से शुरू करिए चिकित्सा, इसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।